वेलकम टू CLC जुडिशियल ईयर 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 58 है और कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम 3 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। What is anticipatory breach of contract? Sir, when the promisor
when the promiser fails to perform the duty or refuses to perform the duty before the date of performance, then that will amount to anticipatory breach of contract. either expressly or impliedly. Yes, sir. And this is contained in section 39. Yes. Uh, if the promisor repudiates the performance of the contract before its promised date of performance, it is known as anticipatory breach of contract. What is performance of contract? The performance of contract would be discharging the contractual obligations. Yes. And how a breach of contract is committed? So breach of contract would be By non-performance of Performance of contractual obligations. And how a contract is discharged? so first is by performance of the contract Then next, by breach of contract. breach of contract, by impossibility to perform, by no variation or novation of the terms of the contract. Yes. So these are the various modes of discharge of the contract. अब ये जो what is doctrine of frustration? So under the doctrine of frustration, the performance of the contract becomes impossible by reason of initial or subsequent impossibility. What are remedies of breach? Remedies for breach of contract? So remedy would be to claim damages for specific performance of contract or even injunction in certain cases. If there happens a breach, can be contract rescinded? Yes, sir. And what is that? How a contract is to be rescinded? Sir, contract notice- after payment. Yes. नोटिस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? सर नोटिस देना पड़ेगा, कोई अनजस्ट बेनिफिट है तो वो भी रिस्टोर करना पड़ेगा. What is quantum merit? Quantum merit is to meet. As much as is earned. Note it down. ये पूछा गया. हाँ. Yes, sir. इससे लिखो, when the injured party has performed, where the injured party has performed a part of his obligation before the breach of contract, comma, that party is entitled to recover the value of that obligation. Yes, sir. What is a remoteness of damage? Sir, under remoteness of damage, a party could recover only those damages which are the proximate. Now,
Remoteness of damages would be, sir, only those damages could be recovered which are proximate consequences of the breach and not the remote consequences. मैं थोड़ा लाइटर मोड में मतलब ऐसे हंसता हूँ। लाइटर मोड में ये एक टीचर के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, कभी कभी बुरा भी लग सकता है, तो डोंट टेक दैट वे, नेवर टेक दैट वे। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि पूछा जा रहा रिमोटनेस, और आप बता रहे हो कि ब्रीच के समझ गए। रिमोटनेस आपसे पूछा जा रहा, आप मतलब एज इफ यू आर टीचिंग those damages which are remote to the contract not anticipated। जैसे हम लोग यहाँ मॉक कर रहे हैं, Yes, sir. और हमने कुछ बहुत ही बड़ी निगेटिव चीजें बोल दी, कुछ अदरवाइज। अब इस वीडियो को कोई देखेगा और उस निगेटिव चीजों से उसका बहुत नुकसान हो गया, तो ये डैमेज जो है आइदर एंटिसिपेटेड और नॉट, ए डैमेज विच इज मतलब इसको लॉ को, तो बाकी जिन्होंने ड्राफ्टिंग, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया, जो लोग भी स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो Yes, तो sir. लैंग्वेज को बहुत पेचीदा कर देते हैं। लैंग्वेज को इतना पेचीदा कर देते हैं कि वो अक्सर समझने में परेशानियां क्रिएट करती हैं, एंड वी हैव कोट टू असाइन इट ए प्रॉपर मीनिंग बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन थ्रू द जजमेंट। At least we must simplify those languages। Yes, तो sir. कीवर्ड को पकड़ के अगर हम लोग वहीं पे रहेंगे तो द clarification, the answer would be very very simple, very very short, and that would be very very accurate। तो remoteness means a damage which is remote may not be capable of anticipation। तो a party is not to be given damages which are remote, which is not within reasonable foresight। Yes, sir. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल डिजिटल अरेस्ट, मेरे को बहुत सारे कुछ लोगों ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट पे एक वीडियो आप भी बनाइए। मैंने कहा कि मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। बाय द वे, और जितने मीडिया वाले हैं, कल रवीश कुमार ने भी वीडियो पोस्ट किया था, आज तक वाले भी, और सारे मीडिया वाले अपनी अपनी कहानी बना रहे हैं कि वो भी झांसे में आ गए और दे वर आल्सो डिजिटली अरेस्टेड। अब जो शब्द बनते हैं, अब क्या पता डिजिटल अरेस्ट पूछ दिया जाए, वी नेवर नो। अब ये तो प्रेडिक्ट कर पाना कि डिजिटल अरेस्ट पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। पूछा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, एंड एज ए लॉ स्टूडेंट वेदर यू आर अवेयर ऑफ द डिजिटल अरेस्ट और नॉट, तो दिस मे बी डेफिनेटली आस्क्ड, this may be, not definitely, this may be asked। तो डिजिटल अरेस्ट मेरे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक आप भी वीडियो बनाइए उस इशू पर, तो खैर देखेंगे अगर टाइम पॉसिबल आई वुड डेफिनेटली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिल पाएगा। डिजिटल अरेस्ट पे बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी वायरल होगा, काफ़ी पॉपुलर होगा, और YouTube को ऐसे ही वीडियो चाहिए। हम लोग वी आर मेकिंग एजुकेशनल वीडियो। तो डिजिटल अरेस्ट आपको कोई डरा धमका के, ब्लैकमेल करके, कि पुलिस से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं,
और हाई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कि उनके पास आपका आधार नंबर कहीं ना कहीं से मिल जाता, फ़ोन नंबर मिल जाता, एड्रेस मिल जाता कि एक पार्सल जा रहा है, आपका आधार यूज हुआ और वैसे वैसा। और धीरे धीरे फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं, आप पैसे ना दो तो फिर वो तरह तरह से कि ये करेंगे वो कर, लोग डर के मारे। और लोग, और यहाँ तक कि नॉट ओनली डैट, पीएम मोदी ने भी कहा कि इससे हम लोग पकड़ेंगे, परेशान मत होइए। तो ये, और एक एक करके अधिकतर जर्नलिस्ट अपनी अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि वो भी विक्टिम बने हों या वो भी झांसे में आ गए हों। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम लोग जब एक ही तरह की घटनाएं सारे लोग बताने लगे तो पढ़ते हैं ना, फैक्ट्स डू नॉट रेलिवेंट बिकम अदरवाइज रेलिवेंट। Yes, sir. हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि when there arises a question whether the act was accidental or incidental, so instances evidence of similar instance can also be given। तो अब एक ही साथ सारे न्यूज चैनल ही विक्टिम हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता। हो सकता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना भी हुए हो तो ऐसे बोल दें इंटरटेनमेंट के पर्पस से, या वीडियो, आजकल तो उनकी भी कंपटीशन है ना न्यूज आइटम की, और जो झांसे में आए उनका वीडियो लेके पोस्ट कर देता। तो इंस्टीड ऑफ, और डिजिटल अरेस्ट में सिंपल सा एक मैसेज है कि कोई इस तरह से कहता है तो उसका फोन नंबर मांगिए, फोन नंबर पे खुद कॉल कीजिए कि जो फोन नंबर उसने दिया है वो फोन नंबर वो पिकअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंफर्म कीजिए और उस फोन नंबर को पुलिस में दीजिए। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बचने के तरीके हर कोई बता रहा कि कैसे बचे, और तरह तरह के ऐसे जो तरीके वो जो बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट से बचने के, वो तरीके अपने आप में काफी टॉर्चर टाइप का। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे बढ़िया कि भैया आप अपना टेलीफोन नंबर कंफर्म कराइए। वो स्काइप आईडी, वीडियो कॉल और ऐसे कराता, और जो भी फोन नंबर दें उसे कंफर्म करके फिर उसको पुलिस में दीजिए। फोन तो किसी न किसी आईडी पे इशू हुआ होगा ना, तो पुलिस के लिए एक क्लू मिलेगा उस पे इन्वेस्टिगेशन करने का। दे कैन बी बुक्ड डॉट कोर्ट। और एक और ऐसे एनीवे, अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए पूछा ही जाए कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, तो क्या बोलोगे? Digital arrest is arrest उसको इंस्टीड ऑफ डिजिटल अरेस्ट, अरेस्ट इसलिए बोलते हैं कि लोग फंस जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, लाइक अरेस्टेड। इनफैक्ट ये होना चाहिए डिजिटल एक्सटॉर्शन, दैट वुड बी मोर प्रॉपर। Yes, sir. चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वो निकल गया। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल a man is liable only for the direct consequences of his act, and that must be within reasonable foresight, reasonably apprehendable। दो तरह के डैमेजेज होते हैं, जनरल डैमेजेज और स्पेशल डैमेजेज। जनरल डैमेजेज नॉर्मली मिलते हैं, स्पेशल डैमेजेज के लिए that a special circumstance is required to be brought into the notice of the other party। Yes, sir. और सेक्शन 73 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का,
इट बहुत सारे इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए हुए हैं Sir, और वो डैमेजेस जो डैमेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं मार्केट थ्योरी रेट पे भी मिल रहा होगा। मार्केट थ्योरी रेट पे मिलता है, जो एक्चुअल लॉस हुआ उससे मिलता है। ये डैमेजेस कंपेंसेटरी होता है या प्यूनिटिव भी होता है? the damage is compensatory होता है। इट मस्ट नॉट बी प्यूनिटिव। मेंटल पेन और सफरिंग का डैमेज मिलता है नहीं मिलता? मिलता है सर। हाँ, ऑर्डिनरली नहीं मिलता है, लेकिन बट इफ दैट इज प्रूव मिल जाता है। व्हाट इज नॉमिनल डैमेज? So nominal damages are it is very small amount of nominal damage compensation that is granted in case of basically जो सर violation of legal injurious ने damage के cases में nominal damage किया था। व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेज? So liquidated damages would be that pre-estimate genuine loss. जेन्युइन लॉस, अगर मेरा लॉस आपके हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा लॉस 5 रुपए का होगा, कैन वी हैव इट फॉर 10 रुपीज सो डेट ब्रीच ना हो? लिक्विडेटेज में पार्टीज फिक्स द अमाउंट ऑफ डैमेज इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। Yes sir. इसको कह सकते हैं ऐसे? हाँ सर वही है। Parties themselves decide the amount of damages in the event of breach. So liquidated means the sum is ascertained, a definite sum. और मुल्ला बख्श वो केस नहीं करेंगे इसमें। और नाउ इंडेमनिटी तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था थोड़ा, नहीं किया था। अच्छा, इंडेमनिटी करेंगे, उससे पहले एक रह गया अनजस्ट इनरिचमेंट। Yes sir. व्हाट इज अनजस्ट इनरिचमेंट? Sir, the theory of unjust enrichment means that no person should be benefited at the cost of the other. Yes. And the theory was given by Lord Mansfield in the case of process versus Yes. And अगर किसी पार्टी ने, if a party rightfully deciding the contract, तो whether that party, the party who is deciding the contract would also be entitled for damages or not? Yes sir. ये 75 को पढ़िए इलस्ट्रेशन। A offender contracts B contract should be a mandate paper to मतलब रिसीशन जो है वो राइटली होना चाहिए। Yes sir. अगर अनजस्ट रिसीशन है तो रिसीडिंग पार्टी को नहीं मिलेगा। दैट रिसीशन मस्ट बी राइटफुल। अब Yes, जैसे किसी सिंगर ने 7 नाइट परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट किया, 6 नाइट पे वो एब्सेंट हो गई, तो वो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिमेनिंग जो बच गया उसको टर्मिनेट कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, और जो लॉस हुआ उसके लिए भी वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 75 कि पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट entitled to compensation। अनजस्ट इनरिचमेंट हो गया। और उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? Sir, quasi means similar. So quasi contract means relationships with the nature of a contract.
तो उसमें सेक्शन 68 दिया हुआ है। हाँ, व्हाट इज दैट? So section 68. हाँ हाँ, So section necessary supplies to person incapable of contracting or on his account। Yes, sir. तो वो देते हैं तो उसका हमें रिम्बर्समेंट कैसे होगा? उसकी प्रॉपर्टी से रिइंबर्समेंट होगा, पर्सनली वो लायबल नहीं होगा। और ये अगर कोई आदमी इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुटस एक्ट, ग्रेटुटस एक्ट किसे कहते हैं? सर ग्रेटिट्यूड होता है विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, तो इफ समबडी इज इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ग्रेटुटस एक्ट, उसकी क्या लायबिलिटी होगी? तो या तो उसको पे करना होगा या तो उसको रिस्टोर करना होगा। यस। रीपे और रिस्टोर। What is responsibility of finder of goods? Sir, under section 71, the finder of goods has been put in the possession of the bailee of goods. What is indemnity? Sir, indemnity means it is reimbursement. Indemnity is recompense. One party promises to save the other from loss caused to him by conduct of promisor or conduct of any other person। Yes, sir. Read out 124। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. मैं जरा सा एक चीज देख रहा हूँ चिट्ठी में, एक कोई थोड़ा सा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, Yes, sir. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? नहीं है सर। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। हाँ। अब फिर वही वेजरिंग और कंटिजेंट में जैसे हुआ था ना झमेला, उसी तरह से यहाँ भी होने वाला है। तो थिंक ए मोमेंट बिफोर। all except life insurance contract, all insurance contract are indemnity contract, या all indemnity contract except life insurance are insurance contract। क्या कहेंगे? और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग को हम लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट सर। हाँ, बिकॉज दैट इज वर्ड, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल करना प्रॉपर नहीं होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो इंडेमनिटी इज ए नैरोअर वर्ड
because into indemnity loss occasioned by human forces is only taken into account. क्या हमारा इंडियन लॉ ऑफ इंडेमनिटी यही है कि इट कवर्स द लॉस कॉज ओनली बाय ह्यूमन बीइंग, लॉस कॉज बाय अदर फैक्टर्स आर नॉट कवर्ड एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? होगा सर. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो ये पैसा मिलेगा. उसकी डेथ किसी बीमारी से हो गई, तो किसी बीमारी से उसकी डेथ हो गई, तो क्या इस तरह का डेथ इंडेमनिटी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं सर. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आएगा? Sir, because in life insurance, the death is not caused by the conduct of the promise or any other person. हाँ, Death लाइफ इनटू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डेथ में बी कॉज बाय नॉन ह्यूमन फैक्टर. सांप ने काट लिया, वो खुद ही स्लिप करके गिर गया, तो since indemnity contract covers the death, covers the loss caused either by the conduct of promisor or by the conduct of any human being. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या डेफिनेट ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कैसा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए बी केयरफुल. yes sir. Life insurance contract, not indemnity contract. This is number one. Life insurance contract क्या contingent contract होगा? हाँ. बिल्कुल होगा. Future events. जो indemnity contract है, क्या वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर. हाँ. What is guarantee agreement? Yeah, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third party in case of his default. तो And ये this is contained गारंटी में कितने पार्टी होते हैं गारंटी एग्रीमेंट में? सर 3 पार्टीज होते हैं. कौन कौन? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी. और इसमें एग्रीमेंट कितने होते हैं? 3 अग्रीमेंट होते हैं. एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है. तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है? श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर. हाँ. हाँ. इनके बीच ही हो. हाँ. एक एग्रीमेंट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच, एक एग्रीमेंट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, 2 हो गए. और एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच. यस सर. गारंटी एग्रीमेंट में यस सर. श्योरिटी के लिए क्या कंसिडरेशन होता है? सर वो 127 कहते हैं. एनीथिंग एनी बेनिफिट मेड फॉर द प्रिंसिपल डेटर is a sufficient consideration for the surety to put the guarantee. श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है या नहीं प्रिंसिपल डेटर के साथ? सर को एक्सटेंसिव वर्ड है 128. यस. व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी?
A guarantee that extends to cities or transactions is called a continuing guarantee, and this is contained in section 129 of the contract. एजेंसी से एजेंसी से पहले अभी बहुत कुछ रह गया है कुछ. व्हाट इज बेलमेंट? Sir, bailment is the delivery of goods from one person to another upon a contract that the goods shall be returned until a purpose is accomplished or otherwise disposed of according to the instruction of the person delivering the goods. एंड बेलमेंट को कहीं डिफाइन किया गया है Yes, sir, 148 में defined है. और बेलमेंट में डिलीवरी क्या चीज की होती है? सर गुड्स की होती है. इसमें कौन सी पार्टी की बेलमेंट हो सकती है? मूवेबल की सर. Only movable party. And that delivery is for a specific purpose. And when that purpose is accomplished, that delivery is restored to the bailor. Who is bailor? The person delivering the goods. And who is the bailee? The person to whom the goods are being given, the delivered. And this act is known as bailment. Yes, sir. Or what is pledge? Sir, where the goods have been, the payment of goods for performance of promise or payment of debt and security for payment of debt. So in that, those cases would be pledge. Yes. And this is contained in section 172 of the contract. When movable party is offered as security for the payment of debt, then it is known as pledge, and when immovable party is offered as security for payment of debt, that is mortgage. Yes, sir. Difference between pledge and mortgage. Mortgage, immovable party. Pledge, movable party. Since goods is movable party. एजेंट किसे कहते हैं? The agent is a person who is employed to do an act for another, represent another in dealing with third parties. And this definition is contained in section 182. Whether consideration is necessary into agency or not? No, sir, consideration is not necessary for the creation of agency as contained in section 185. Correct. एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन. डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने थोरोली पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टर सर्वेंट एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? सर मास्टर सर्वेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है. क्या करना है या कैसे करना है, ये चीज होती है. और प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का हो सकता है, क्या करना है. You are correct. In master servant relationship, what is to be done and how it is to be done, दोनों होगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो आपने कहा ठीक कहा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ. उसको समझने के लिए पूरा अटेंटिव होना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट वर्ड, कन्फाइन टू द बेसिक. हाँ, what is to be done and how it is to be done, that is into master servant relationship. A master has full control upon his servant. Yes, sir. And into a principal agent relationship, what is to be done, ये principal बताएगा, but how it is to be done, that is the wisdom of the agent.
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर Yes, sir. किस में आएगा, मास्टर सर्वेंट में या प्रिंसिपल एजेंट में? The independent contract के केसेस में होता ये है कि उसे what is to be done का रहता है, तो वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन ज्यादा प्रिफर करते हैं। How it is to be done, कोई independent contract का अपना चॉइस है। And a principal is responsible for the act of his agent. A master is also responsible for the act of his servant. Yes, sir. ये जो responsibility of the master and responsibility of the principal किसके केस में ज्यादा है, मास्टर सर्वेंट में या प्रिंसिपल एजेंट में? सर आपको लगता है मास्टर सर्वेंट के केस में Yes. ज्यादा हो? ये लगता नहीं है होता है। और ये लगता है इसलिए बिकॉज आपने करेक्ट एनालॉजी को फॉलो किया। अगर करेक्ट प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करता, इफ द प्रोसीजर इज रॉन्ग द रिजल्ट इज बाउंड टू बी रॉन्ग। और उसी चीज को स्ट्रेटजी इज व्हाट, स्ट्रेटजी इज ओनली द प्रोसीजर टू अचीव द मीन्स। यस सर। तो इसीलिए कहते हैं लोग हैं कि अगर स्ट्रेटजी गलत है तो रिजल्ट भी गलत होगा। तो इफ प्रोसीजर इज रॉन्ग द रिजल्ट विच इज टू बी अचीव दैट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव। तो इसीलिए एक हेल्दी लीगल सिस्टम के लिए वी कैन नेवर इग्नोर प्रोसीजरल लॉ unless we have good procedural law we cannot have the desired result। प्रोसीजरल लॉ का अच्छा होना, सब्सटैंटिव लॉ एक्सीलेंट है, सब्सटैंटिव लॉ बहुत बढ़िया शानदार है, बट ये प्रोसीजरल लॉ इज डिफेक्टिव, उसका ट्रू मीनिंग अचीव ही नहीं हो सकता। तो इट्स नॉट एलोन सब्सटैंटिव बट प्रोसीजरल लॉ इज ऑल्सो वेरी वेरी मैटेरियल। आपको ट्रेनिंग जो दी जाएगी, मेजर पोर्शन ट्रेनिंग में आइडियल ये रहता है कि प्रोसीजरल लॉ की ट्रेनिंग दी जाए जो डे टू डे वर्किंग में काम है। सब्सटैंटिव पार्ट तो ऑलरेडी आपने कर लिया, सब्सटैंटिव पार्ट की ट्रेनिंग तो धीरे धीरे प्रोसेस है, ग्रेजुअल एनीवे ट्रेनिंग में जो भी हो। तो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। टॉट रह गया हम लोगों का, टॉट आज शुरू कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट टॉट हो जाएगा। उसके बाद ये सारे बच गया। उसके बाद जो बाकी के एक्ट हैं, समय मिलेगा तो पॉक्सो, पीएमएल, पीसी एक्ट थोड़े अब उससे भी पूछा जा सकता है। अब नाउ what is contract? अब जैसे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक लाइन में तो होगा नहीं। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो सारी चीजें, पूरी कहानी शुरू हो जाएगी 3 घंटे वाली। तो अब यही अंतर पड़ता है तैयारी में। और इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन इंटरव्यू के लिए अब अगर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछेंगे, आप जवाब दोगे, सुनेंगे, कुछ गलत होगा तो एक ही क्वेश्चन में पूरा समय गुजर जाएगा। तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए नहीं पूछते, मतलब छोटे क्वेश्चन पूछना उनकी भी मजबूरी है। दे हैव नो चॉइस except to ask short questions।
जस्ट दिस मतलब, और इसी कारण से मेरे को बहुत पहले स्टार्टिंग में लगता था कि अरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ये तो बहुत ये शुरू में तो मैं समझ नहीं पाया कि छोटे क्वेश्चन। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि कानून तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक व्हाई उसके साथ नहीं, अगर ये प्रोविजन है तो व्हाई, इससे हमें क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होगा। तो मैं इवन टिल टुडे आई स्ट्रिक्टली फॉलो। तो अब शुरू में अब मैं भी यही सोचता था कि क्यों पूछते हैं छोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में तो परफेक्ट आंसरिंग होगी, लंबे क्यों नहीं पूछते। तो बाद में जाके समझा कि उनको कई एरिया में स्कैन करना होता, तो देयरफॉर चॉइस ही नहीं है एक्सेप्ट टू आस्क द शॉर्ट क्वेश्चन। तो और शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी नेचुरल है कि शॉर्ट ही होगा। अब आप इंटरव्यू में पूरा एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, एनालिसिस, आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप वहां लेक्चर डिलीवर करने नहीं गए। क्वेश्चन है शॉर्ट और आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो इरिटेशन होगा कि नहीं होगा उनको। जब वो हाई कोर्ट में बहस सुनते हैं तो क्या उनके पास इस बात का मतलब, चूंकि हाई कोर्ट में भी इतने सारे केसेज होते हैं एक कोर्ट के पास, और वो सारी चीज सुनने लगे तो बहुत लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो बड़ा स्ट्रिक्ट होते, इरेलीवेंट कोई चीज सुनना पसंद नहीं करते। तो जिस आदमी की, जिस बंदे, जिस मतलब उनकी जो कहने का मेरा मतलब है, उनका जो मेंटल इंक्लाइनेशन है टू द पॉइंट होगा तो अप्रिशिएट करेंगे। लंबा है, लेंदी है, अनस्पेसिफिक है, टू द पॉइंट नहीं है, तो फिर उसको क्यों अप्रिशिएट करें। तो इंटरव्यू के लिए बेहतर आंसर है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। यू नीड टू गिव आंसर, यू डू नॉट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देने का मतलब है कि एज इफ दे नो नथिंग एंड यू आर टीचिंग them. You must, as candidate, you must presume that they know everything. आप ये मान के चलें कि दे नो। अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, लेकिन नॉर्मली एज ए रूल आप जितना मतलब ये जो वर्कआउट जो हमने सोचा और समझा है और हमने देखा है कि, और ऐसा देखा भी है, बाद में उस कैंडिडेट का रिजल्ट भी चेक किया गया, तो जिन्होंने भी लंबे आंसर दिए उनके नंबर जो है थोड़ा कम रहे, और जिनके शॉर्ट आंसर, क्विक आंसर, वो नंबर थोड़े अच्छे रहे। तो अगर एक अच्छे इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट में भी, तो आप देखो ना, कंसिडरेशन आप बोलने जाओ बेयर एक्ट से कितना लंबा हो गया। Yes, sir. और उसको एनीथिंग डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या होगा? एनीथिंग डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और प्रोमिसर। Promiser, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल। वो भी पूछते हैं आर यू श्योर। तो मतलब ये सब होता है वहां। तो ठीक है, तो अरे पूरा कांटेक्ट 3 सेशन में हो गया। वीडियो देख के अच्छे से तैयारी हो सकती, मतलब वीडियो देखते हुए साथ में बेयर एक्ट रखना है। टारगेट ये होना चाहिए कि पहले वीडियो को कवर करना है, वीडियोज में जो पोर्शन, जो टॉपिक, उनको कवर करना है, उनको कवर कर लीजिए। अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आपके पास बेयर एक्ट और बहुत सारी और भी चीजें, उनको भी देखते रहिए जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए। मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
वीडियो को बनाया ही इसलिए क्या कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने कुछ छोड़ा इंटरव्यू पर्पज से? शुरू से तक लेके लास्ट तक सारा कवर कर ही लिया। अब Yes, sir. इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पिछले इंटरव्यू में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पूछा। एक माइंडसेट बना रहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट अगर शुरू होगा तो पहला चॉइस है डिफिनीशन पोर्शन, दूसरा चॉइस है कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। हाँ, तो अगर इंटरव्यू के लिए पूछा जाए तो क्वेश्चन भी यही बनता कि फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इंटेंशनल, ये मे बी इनोसेंट मिस्टेकन बिलीफ। और पहली लाइन जो है फ्रॉड में किस में पर्सन नोज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, किस में, मिस रिप्रेजेंटेशन में या फ्रॉड में? फ्रॉड में सर। हाँ, और मिस रिप्रेजेंटेशन में पर्सन बिलीव्स द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट। अब ये टेढ़े क्वेश्चन है, ये टेढ़े क्वेश्चन। अब चलो बताओ, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट फ्रॉड होगा या मिस रिप्रेजेंटेशन या दोनों होगा? सर अगर इंटेंशन टू डिसीव है तो वो फ्रॉड होगा, और अगर इनोसेंटली दिया गया तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन। फंस गया ना? क्यों कंसीलमेंट हुआ? वो भी मटेरियल फैक्ट का क्या इंटेंशन हो निकलेगा? इंटेंशन नहीं होगा, फ्रॉड होगा। तो कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इज फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड सर। तो because that material fact is intentionally concealed and material fact is concealed, therefore intention can be attributed and hence it is a case of fraud. ये थोड़ा कड़ा क्वेश्चन है। तो नॉर्मली, हालांकि ये भी पूछा गया है डीजीएस में, क्वेश्चन वाज एज इट इज कि कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, और वो जो क्या करते हैं डीजीए, मतलब कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट क्या फ्रॉड होगा या मिस रिप्रेजेंटेशन होगा या दोनों में से कोई हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। तो 99% स्टूडेंट जाके यही बोलेंगे हाँ। तो कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, इसमें कुछ कहने की, ए मटेरियल फैक्ट इज विलफुली and intentionally concealed, तो क्या वहां पे इंटेंशन इज एट्रीब्यूटेड? एक दो और प्रैक्टिकल, चूंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का, या बाकी जितने भी लॉ एंडलेस है, अगर एक ही टॉपिक को फ्रॉड पे भी हम लोग करने लगे या मिस रिप्रेजेंटेशन पे, तो 8-10 फुल लेंथ, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेज हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप मिठाई खरीदने गए दिवाली के मौके पर, हाँ, और आपने पूछा कि भैया मिठाई ताजा है ना? उसने कहा एकदम ताजा है। आप मिठाई खरीद के लेके आए उसके एकदम ताजा कहने से, लेकिन मिठाई ताजा नहीं था, आपने पूजा वूजा कर लिया, उसके बाद चखा तो मिठाई खट्टा सा लगा, तो उसका कहना कि एकदम ताजा है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है? फ्रॉड होगा सर। क्यों? उसको तो पता है कि कब मिठाई बना है। ड्यू टू फैक्ट। कोई अपनी दही को खट्टा कहेगा? इट इज बायर बीवेयर, कैविएट एम्प्टर। आपने खरीदा, आप सावधानी से आप खरीदिए, वो क्यों अपनी दही को खट्टा कहेगा?
हाँ हर चीज में हाँ। अब फ्रॉड को बदल के मिस रिप्रेजेंटेशन में आना है। नहीं सर, केवीएट टेम्पर का ये केस बने। कैविएट टेम्प्टर का एक्सेप्शन क्या है? सर जब बायर रिलाई करता है सेलर पे, फिटनेस फॉर बायर, so when the buyer tells the seller the purpose of his purchase and the seller agrees to और ड्यूटी टू स्पीक, हाँ अगर ड्यूटी टू स्पीक है और ड्यूटी टू स्पीक हो जाता है और तब आप कंसीलमेंट करते हैं तो क्या होगा? तो फ्रॉड होगा। इफ देयर इज ए ड्यूटी टू स्पीक and you prefer and you give a wrong answer, तो in case of giving wrong answer where there is a duty to speak, तो आप जानबूझ के wrong answer दे रहे हैं तो इंटेंशन एट्रीब्यूट हो गया, हाँ तो फ्रॉड हो जाएगा। The moment intention is attributed it becomes fraud। ये शॉर्टकट एक फार्मूला है। आपने पूछा मिठाई अच्छे हैं, हाँ उसने कहा कि एकदम ताजा है। हाँ आपने जैसे ही पूछा मिठाई अच्छे हैं तो देयर बिकम्स ड्यूटी टू स्पीक। yes ड्यूटी sir, टू तो fraud होगा। तो इसलिए फ्रॉड हो गया है। इट इज कवर्ड बाय एक्सेप्शन ऑफ कैविएट टेम्प्टर रूल। अगर आपने नहीं पूछा होता खरीद लिया और खरीद लिया होता तब तो केवीएट टेम्पर का केस लगता। हाँ, तो आपने नहीं पूछा, आपने पूछा और उसने कहा कि एकदम ताजा है तो फ्रॉड हो गया। और आपने नहीं पूछा होता तो क्या वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा? आपने नहीं पूछा, खरीद के ले आए, बाद में आपको पता लगा कि मिठाई जो है खट्टा है, तो विल दैट बी मिस रिप्रेजेंटेशन? आपने पूछा, उसने कहा कि एकदम ताजा है, वो फ्रॉड का केस दैट इज कंक्लूडेड। दूसरा पोर्शन बची, आपने नहीं पूछा, खरीद के लेके आया, तो व्हाट इट विल बी? फ्रॉड तो नहीं होगा, तो क्या मिस रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन भी जो लगता है सर नहीं होगा क्यों? सर, तो उसमें तो कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं सेटिस्फाई, तीन जो बातें हैं तो कुछ बोला ही नहीं हो। इसमें तो देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन। हाँ मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए भी देयर हैज टू बी ए रिप्रेजेंटेशन। आपने कुछ पूछा ही नहीं, अन्ना उसने कुछ बोला। हाँ जब आपने कुछ नहीं पूछा तो क्यों बोलेगा? अगर आप पूछते तो बोलने की उसकी ड्यूटी हो जाती, क्योंकि आपने यू आस्क नथिंग, आपने कुछ पूछा ही नहीं, आप सीधे गए कि भैया 1 किलो मिठाई दे दो। तो मिठाई की क्वालिटी कैसी है ये आपने नहीं पूछा, नहीं सर। तो ये ना ही फ्रॉड होगा ना ही मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। दोनों के लिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए देयर हैज टू बी ए फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है कोई, तो इट विल नाइदर बी ए केस आइदर ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों में एक फॉल्स स्टेटमेंट की जरूरत है। फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली दिया जाता है फ्रॉड में, और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में इट इज अननोइंगली गिवन। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्रॉड इज knowingly given a false statement and misrepresentation is a false statement is given believing it to be true. The difference between believing it to be true and knowingly giving a false statement, यही बाउंड्री लाइन है। कभी कभी फ्रॉड है वो लगता मिस रिप्रेजेंटेशन है, कभी कभी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है और लगता है फ्रॉड है। तो टेस्ट
litmus test between fraud and misrepresentation. The test is of the intention. If you have knowingly made, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई मैट्रिमोनियल पर्पस से किसी ने पूछा कि ये ABC जो ये लड़का है आपके यहाँ पढ़ता है और कैसा लड़का है, शादी के पर्पस से शादी हम लोग करें या नहीं करें। मुझे पता है कि बहुत ही बदतमीज टाइप का लड़का है, कभी फेथफुल नहीं है, अनाप शनाप उल जलुल हरकतें और इलीगल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व होता। हमने कहा इसे तो बढ़िया लड़का ही कोई नहीं मिल सकता, जल्दी रिश्ते की बात पक्की कीजिए, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। हाँ सर। चूंकि नोइंगली, लेकिन हम सोचे कि अरे शादी हो रही है, अच्छी बात है, शादी हो, कम से कम पार्टी खाने को तो मिलेगी। और हमने कहा नहीं नहीं, लड़का तो हमने कोई कभी कुछ ऐसा नहीं, बढ़िया लड़का है, आप कीजिए शादी। तो हियर माय स्टेटमेंट इज इनोसेंटली मेड विदाउट एनी इंटेंशन, तो यहाँ पे ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये मतलब हम कभी कभी देसी तरीके से भी समझाते हैं ज्यादा। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ द इंटेंशन ओनली। यस सर। अगर सही मायने में पूछा जाए तो एक ही डिफरेंस है दोनों में। लाइनें स्टैट्यूटरी सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं वो अलग अलग अंदाज में लिखे हुए हैं, लेकिन एक ही कहानी जाके फंसती है कि फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इंटेंशनल। इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज फ्रॉड। क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ। ये हम लोग खूब बहुत सारे और भी फनी टाइप के भी एग्जाम्पल देते हैं क्लासेज में, बच्चे लोग खूब हंसते हैं। मतलब जैसे शादी वाला हो गया या और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स है, वो खुद हाइपोथेटिकली हमारे खुद के बनाए हुए हैं। तो चलो हो ही गया। अब फ्रॉड को रिवाइज करके रखना। फ्रॉड के हाँ हाँ सर, इवनिंग वाला क्लास लगभग 8 बजे तक करें क्या? देखते हैं क्या टाइम जो निकलता है। और फ्रॉड के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पहला है वो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है। अगर बेसिकली अगर सिर्फ एक अंतर की बात हो, एक तो नेचर ऑफ डैमेजेज, हाँ, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। तो बेसिकली अब इन्हें हम लोग मेंस में इन्हीं अंतरों को 7, 8, 9, 10 बना देते हैं। वन आफ्टर अनदर इज रिपीटेड इनटू अनदर सेंटेंस। लेकिन अगर पूछा जाए तो सिर्फ 2 ही अंतर है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज आर इम्पोज बाय द पार्टीज, yes sir, एंड टॉर्ट में ड्यूटीज आर नॉट इम्पोज बाय द पार्टीज, इट इज इम्पोज अपॉन जनरल प्रिजम्पशंस ऑफ द लॉ बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। दूसरा, टॉर्ट में जो डैमेजेज होता है वो लिक्विडेटेड होता है। पार्टीज आर इन ए पोजीशन दैट व्हाट अमाउंट ऑफ डैमेज may be there, and liquidated damage is the fixed sum of damage, a certain sum of damage, definite sum of damage. And unliquidated damage, तो that is, अब मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, टॉर्ट कर दिया, तो दूसरी पार्टी को क्या नुकसान होगा? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन तो नहीं हो सकता,
आपने किसी 70 ईयर्स ओल्ड आदमी को हिट किया, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका डैमेज। आपने किसी 20 ईयर ओल्ड पर्सन को हिट किया, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी कैपेबिलिटी टू अर्न। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो टॉर्ट के केस में डैमेज इज ऑलवेज अनलिक्विडेटेड। तो बेसिकली दो ही अंतर है। A tort is also a type of crime. Plain contract is never a type of crime. ये तीसरा अंतर। Tort is the act। अब इसी को मेंस पर्पस में tort is the act। Tort must be the act forbidden by the law। और कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी चीजें इतना नहीं बताना है इंटरव्यू में। ये जानकारी रखना है हमें। अब कभी कभी अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट पूछा गया, हमने तो 6 अंतर गिना है तो हमें कम नंबर आया, और किसी ने 2 ही बताया उसको ज्यादा नंबर आ गया। अगर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज और डैमेजेज, यही 2 अंतर है। ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज फिक्स देयर ड्यूटीज, टॉर्ट में ड्यूटीज जो है वो फिक्स किया जाता है लॉ के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेज आर लिक्विडेटेड, टॉर्ट में डैमेजेज आर अनलिक्विडेटेड। दोनों सिविल रॉन्ग है। हाँ। टॉर्ट एक वर्ड से लिया गया है, टेंट्रम मीन्स ट्विस्टेड, क्रुप्ट, नॉट स्ट्रेट। यस सर। तो आपको अगर पूछना होगा कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट से, तो जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। अब वहां पे उंगलियों पे नहीं गिनाते रहना जो मेंस का जो आंसर है। अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से किताबें पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो फिर इंटरव्यू में उस शॉर्ट आंसर देने में आपको दिक्कत। मैं ये नहीं कहता कि किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। ये कौन टीचर कह देगा कि किताब मत पढ़ो? मतलब किताबें नहीं पढ़ने का कहने का मेरा मतलब है कि आप किताबों का सबसे बड़ा ये है कि थोड़ा सा आपका आंसर लंबा होने लगता है। हाँ। आपको चाहिए शॉर्ट आंसर। आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा व्हेन योर आंसर इज शॉर्ट। अगर उसी चीज को आप लंबा कहते हैं, कॉम्प्लिकेट करके कहते हैं, तो फिर उसको उतना अप्रिशिएट, क्योंकि दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग द लॉन्ग आर्गुमेंट। जो शॉर्ट, अगर कोई चीजें शॉर्ट हो सकती है, 1-2 लाइन में कही जा सकती है, तो ऑलवेज प्रेफर टू से इट प्रिसाइजली। और इसीलिए ये उन्हीं की बात नहीं है, हर किसी की यही पहली पसंद है, प्रिसाइज आंसर। और इसीलिए शेक्सपियर ने किसी जमाने में कह दिया, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट्स। और वो आज तक हम लोग कोट करते हैं और हमेशा करते रहे।